हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये तीसरा पार्ट है। यदि आप भविष्य में बीपीएससी ट्री, बिहार दरोगा, एएसओ, एईडीओ या पीएसओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप नहीं देखे हैं पीछे वाले वीडियो तो उसे ज़रूर देखिए। प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद में राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और ये कहाँ कहाँ से होते हैं। साहित्य से होते हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन से। तो ये 5 क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला है, सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। तो ये दोनों अपने में आदान प्रदान करते हैं। अगला है, विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण। विधानसभा का जो सदस्य है इसकी संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर की गई है। तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। 2026 तक यही रहेगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का या एक से अधिक विधानमंडलों का या विधानमंडल और संसद का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। तो अनुच्छेद 101 के 2 में कहा गया है। ध्यान से समझ लीजिए प्रश्नों को कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का यानी विधानसभा और विधान परिषद तो दोनों सदनों का या एक से अधिक विधानमंडलों का या विधानमंडल और संसद का भी यानी विधानमंडल में भी है और संसद में भी है, दोनों जगह नहीं रह सकता है। तो 101 के 2 में दिया गया है। तो ध्यान ऐसे रखना है, दोनों जगह नहीं रह सकता है तो 101 के 2 में दिया गया। एक ही जगह रह सकता है, दो जगह नहीं, तो 101 के 2 में ऐसा प्रावधान किया गया है। विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, जो विधानमंडल का कोई सदस्य है सदन के जो अनुमति है उसके बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो 60 दिनों तक यदि बिना बताए अनुपस्थित रहता है कोई भी सांसद या विधायक तो उनको जो है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी 60 दिनों तक। अनुच्छेद 190 के 4 में ये प्रावधान किया गया है। अगला है, विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता और केंद्र में जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं शपथ लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो 188 के तहत शपथ लेते हैं। विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण किया जाता है। तो 188 के तहत शपथ ग्रहण किया जाता है। अगला है, विधानमंडल के सदस्यों को संविधान में और विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ कौन दिलाता है। तो विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ दिलाता है राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल की किसी बात या मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल की किसी बात या मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यानी विधानमंडल की कोई बात है या मत है तो उस पर न्यायालय कार्यवाही नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 194 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है। तो कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत न्यायालयों द्वारा विधानमंडलों की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है। जो विधानमंडल हैं उसके कार्यवाही को न्यायालय जांच नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 212 में ये कहा गया है। नेक्स्ट है,
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों या आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के अनुसार है? उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों या आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 211 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्य या आचरण के विषय पर राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, यानी राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन लगाया गया है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी जो न्यायाधीश होंगे उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। 211 में ये प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? तो विधानमंडल जो होते हैं उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 210 में भाषा का प्रावधान किया गया है। जो संसद है, संसद में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका चर्चा किया गया है अनुच्छेद 120 में। ध्यान रखना है आपको, 120 में संसद में और राज्य विधानमंडल में 210 में कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है 120 है, यहाँ 210 है, बस इसको उल्टा दिया है, एक को उठा करके बीच में दे दिया है। तो विधानमंडल का जो है 210 हो जाएगा और संसद का 120 दिया गया है। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? तो ऐसी कौन सी विधेयक हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है? तो राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक। राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक, ऐसा विधेयक यदि आता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य कितने दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी वर्ष में 2 बार जो है बैठक कम से कम होना ही चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 174। यानी एक बैठक की अंतिम दिन और दूसरे बैठक के प्रथम के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और ऐसा कहा गया है 174 में। तो ध्यान कैसे रखेंगे? 6 माह तो आपको याद होगा ही। अनुच्छेद 174 कैसे ध्यान रखेंगे? जब आप 174 लिखेंगे तो यहाँ पे 7 4 11 1 12, यानी 6 का क्या है? 2 गुना है, तो अंतर नहीं होना चाहिए 6 माह से अधिक। तो इसका 6 का 2 गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 और इसको जोड़ करके ऐसे ध्यान रखने के लिए आप रख सकते हैं 174 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानमंडल के सदनों की बैठक को बुलाने एवं स्थगित करने का अधिकार किनके पास होता है? तो विधानमंडल के सदनों की बैठक को बुलाने एवं स्थगित करने का कार्य कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। किसी सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति के होना चाहिए। सभापति गणपूर्ति न होने पर सदन को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित कर सकता है? यानी गणपूर्ति यदि पूरा नहीं होता है, मान लीजिए कि बिहार में 243 सीट है तो इसका 1/10 यानी कम से कम जो है 25 विधायक यदि उपस्थित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? निलंबित कर देंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 189 के तहत। तो गणपूर्ति के लिए 1/10 कोरम चाहिए, यानी कोरम कितना है? 1/10 और निलंबित कर सकता है किसके तहत? 189 अनुच्छेद 189 के तहत सभापति क्या करेंगे? निलंबित कर देंगे बैठक को। नेक्स्ट है, विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। यदि विधानसभा भंग हो जाते हैं तो जो पहले से अध्यक्ष है वो कब तक अपने पद पे बना रहेगा? तो नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पे बना रहेगा। किस प्रकार के विधेयक में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है? यानी कौन सा विधेयक है जिसको विधानमंडल स्वीकृत कर देंगे तो उस पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति आवश्यक है? जो विधेयक राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित हो। यदि कोई ऐसा विधेयक है जो राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित है तो इस पर जो है विधानमंडल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक
आवश्यक है, क्योंकि संपत्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे, केंद्र से, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो जाएगा। समवर्ती सूची से संबंधित, और समवर्ती सूची से संबंधित पे इसलिए राष्ट्रपति की जरूरी होगा क्योंकि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो विधानमंडल से पारित होने पे राष्ट्रपति की भी स्वीकृति चाहिए, जो विधेयक राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित हो और समवर्ती सूची से संबंधित हो। तो ऐसा विधेयक यदि होगा तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानमंडल कार्यपालिका या मंत्री परिषद पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है। जो विधानमंडल है कार्यपालिका या मंत्री परिषद पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है, मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। विधानमंडल कार्यपालिका या मंत्री परिषद पर किस प्रकार नियंत्रण करेंगे, तो मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, पारित होने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्य मंत्री परिषद से शासन संबंधी एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा सदस्य जो है मंत्री परिषद से शासन संबंधी एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही वे सरकार की नीति की आलोचना भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है, तो विधानसभा को जो है धन विधेयक के संबंध में शक्ति प्राप्त है, केंद्र में लोकसभा को है। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ पे है, तो राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 202 में, और केंद्र में देखे होंगे आप लोग 112 में है, राज्य में 202 में है। राज्य के जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में दिया गया है। राज्य की संचित निधि से कोई व्यय किसकी अनुमति से किया जा सकता है, तो राज्य की जो संचित निधि है वहां से व्यय करने के लिए विधानसभा की अनुमति से विनियोग विधेयक द्वारा, विधानसभा की अनुमति होनी चाहिए और विनियोग विधेयक के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, राज्य की संचित निधि से व्यय किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान से सुनिए। किस अनुच्छेद में राज्य का अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख हुआ है, तो किस अनुच्छेद में राज्य का अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख हुआ है। तो अनुपूरक अनुदान जो राज्य को दिया जाता है या अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 ध्यान रखना है। लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान द्वारा भी राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए अनुमति देने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 206 में है। अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान द्वारा, तो ये ध्यान रखना 206 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद में किसी भी न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु किए गए आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद यहाँ पे कटा हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है, तो विधानसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो विधानसभा किसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में ये भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करके विधानसभा को भेजा जाता है, यदि कोई साधारण विधेयक है जिसको विधानसभा ने पारित करके विधानसभा को भेजते हैं, और यदि विधानसभा द्वारा उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उस बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। यानी विधान परिषद पारित करके विधानसभा के पास भेज देता है और विधानसभा उसको क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो वह क्या होगा, समाप्त हो जाएगा विधेयक। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो,
तो विधान परिषद में कितने माह तक रोका जा सकता है? 3 माह अधिकतम रोक सकते हैं। इसको ध्यान से समझिए कि धन विधेयक को यदि विधानसभा पारित करके भेजता है तो अधिकतम 14 दिन के अंदर विधान परिषद को कुछ न कुछ उस पर रिएक्शन देना पड़ेगा, या नहीं देता है तो उसको मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने पारित कर दिया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि धन विधेयक के अतिरिक्त यदि कोई विधेयक है जिसको विधानसभा ने पारित करके विधान परिषद के पास भेजा है तो विधान परिषद 3 माह तक अधिकतम उसको रोक करके रख सकता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को कुल 4 माह, प्रथम बार 3 माह, दूसरी बार 1 माह, यानी विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? तो टोटल जो है कुल 4 माह तक रोक सकते हैं। पहली बार यदि भेजा जाएगा तो अधिकतम वो 3 माह तक, यहाँ हम लोग देखे हैं 3 माह तक रोकेगा, और फिर दूसरी बार यदि भेजा जाएगा तो 1 माह रोकेगा, यानी टोटल 4 माह तक अधिकतम यहाँ पे रोक के रख सकता है। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। 4 माह 2 बार में होगा, प्रथम बार 3 माह और दूसरी बार 1 माह। राज्य में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य में धन विधेयक जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि बजट विधानसभा में पेश होने के पूर्व ही खुल जाए तो क्या होगा? यदि बजट को विधानसभा में पेश करने से पहले ही बजट खुल करके जनता के सामने आ जाता है तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ध्यान रखिए, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि बजट को जो है बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया जाता है। तो पेश होने से पहले यदि खुल जाता है तो वित्त मंत्री क्या करेंगे? त्यागपत्र देंगे। कोई धन विधेयक विधानसभा में किसकी संस्तुति के बिना पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है? कोई धन विधेयक तो राज्यपाल की जो है अनुमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं उनका निर्वाचन होता है। किसके तहत? 182 के तहत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन होता है, और ये कौन करते हैं? विधान परिषद करते हैं, विधान परिषद ही करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्य संख्या का 1/6, यानी टोटल जो है 10। तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 को मनोनीत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक राज्य में कुल सदस्यों का 1/6 को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटों की संख्या, तो इसको नहीं ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यों की विधान परिषदों की संरचना किसके अनुरूप है? जो राज्य हैं उसकी विधान परिषद की संरचना किसके अनुरूप है? संसद द्वारा बनाई गई विधि। राज्यों की विधान परिषदों की संरचना किसके अनुरूप है? संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 एवं अनुसूची 3 के अनुरूप। नेक्स्ट है, किस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जो है विधान परिषद की संरचना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में जो है टोटल अधिक सीट है, इसीलिए यहाँ से दिया गया है टोटल 100 सीट है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 आता है, स्नातक ये राज्यपाल द्वारा 10 मनोनीत, तो इसको नहीं ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो विधानसभा में सबसे अधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में 403। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की जो निहरता है से संबंधित प्रश्न के विनिश्चय का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को जो है योग्यता से संबंधित अंतिम अधिकार, अयोग्यता तो इनसे संबंधित जो है अयोग्यता संबंधित अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान एवं विघटन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी विशिष्ट विषय पर विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं
होता तो उस विषय पर वह किसके नियम का पालन करता है। यानी ध्यान दीजिए, जब किसी विशिष्ट विषय पर विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है तो वह उस विषय पर किसके नियम का पालन करता है, तो विधानसभा जो है तब क्या करते हैं, लोकसभा के नियम का पालन करते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है, तो राज्य में जो आकस्मिक निधि है इसके स्थापना के लिए विधानमंडल उत्तरदायी है। 267 के 2 के तहत राज्य का आकस्मिक निधि है, विधानमंडल इसका जो है क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान किया गया है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 का 1 में किया जाता है। क्या राज्यपाल अपने समस्त कृत्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, क्या राज्यपाल अपने समस्त कृत्यों यानी सभी कार्य को मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समस्त कार्य को नहीं करते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 माह तक जो है अधिकतम अपने पद पे बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, दोष सिद्धि की तिथि से जो है निहृत होगा, तत्पश्चात उसे छोड़े जाने से कितने वर्ष तक निहृत रहना है, तो 6 वर्ष तक। यानी यदि कोई व्यक्ति है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार दांडिक है, मतलब दंड प्राप्त कर चुका है, तो न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास दंडित किया गया है, तो दोष सिद्धि की तिथि से जो है और छोड़ने के बाद वह 6 वर्ष तक जो है प्रतिबंधित रहेगा चुनाव लड़ने से। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, तो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है 167 में है, कर्तव्य किस में है, 167 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किसी राज्य में मुख्य सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य में मुख्य सचिव जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करते हैं, राज्यपाल। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित होता है, इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। अगला है, वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है तथा राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलों या उसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, कौन है, मुख्य सचिव। तो कह रहा है कि वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है, तो मंत्रिमंडल के समक्ष जो कार्य आता है उसका प्रभारी होता है कौन, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव को ध्यान रखना है। अगला है, किस राज्य ने मुस्लिमों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किया है, तो इसको ध्यान रखिए, किस राज्य ने मुस्लिमों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किया है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है मुस्लिमों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किया है, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिए। भारत का ऐसा एकमात्र राज्य कौन है जिसने अपने राज्य में समान सिविल कोड को लागू किया है, तो ये गोवा है, जो प्रारंभ से ही लागू है। अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल कोड का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था, किंतु वर्तमान में इस संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल किसके अंतर्गत 5 वर्ष प्रावधानित है, तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, तो इसी के तहत 5 वर्ष इसका किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखना है आपको क्या है, क्या राज्यपाल के अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी शक्ति है, तो यानी कहा गया है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश
अध्यादेश निर्मात्री यानी अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति है, स्वविवेकी है यानी खुद के विवेक का है तो नहीं, ऐसा नहीं है, स्वविवेकी नहीं है। और इसका चर्चा किया गया है, किस में किया गया है, 213 में किया गया है। राज्यपाल का जो अध्यादेश है 213 में है और राष्ट्रपति का 123 में है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी। ध्यान से समझिए, राज्यपाल के समक्ष जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के जो प्रथा है तो उसी के बारे में पूछा गया है कि राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी। 1970 में पंजाब में, 1970 पंजाब से, यानी कोई पार्टी जैसे अभी बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश, तो इनको यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, तो ऐसा प्रथा जो है ये कब से प्रारंभ हुआ है, 1970 से पंजाब से पहली बार, ध्यान रखना है। राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो विधानमंडल का जो गठन है 168 में है और विधान परिषद 169 में, विधानसभा 170 में। नेक्स्ट है, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। लोकायुक्त जो है अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो लोकायुक्त करेगा अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्य की जो मंत्रिमंडल है इसके बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य के जो मंत्री परिषद हैं अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। अंतिम निर्णय कौन लेते हैं, राज्यपाल। अगला है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है, जो राज्य विधानसभा है सदन की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है, तो 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, यानी राज्य विधानसभा के जो सदन की बैठक होगी इसके लिए गणपूर्ति या तो 10 सदस्य होना चाहिए या फिर जो सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, दोनों में से जो अधिक होगा वही होना चाहिए। अगला है, छत्तीसगढ़ में किसने स्वराज की ओर से 1923 में, छत्तीसगढ़ में किसने स्वराज की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में किन सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये जो है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। प्रश्न को समझिए, छत्तीसगढ़ में किसने स्वराज की ओर से 1923 में, यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना 1923 में हुई थी, तो 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में किन सदस्यों ने भाग लिया, यानी मध्य प्रांत का जो विधान परिषद था उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल और शिवदास डागा, ये 4 लोग हैं, नाम ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कौन सी शक्तियाँ किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्ति है जो किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेक के अधीन, यानी राज्यपाल के विवेक जो है उनके अधीन की शक्तियाँ हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना, यानी ये जो है राज्यपाल यदि राज्य में समझते हैं, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में जो है सही से नहीं चल रहा है संवैधानिक तंत्र, राज्यपाल अपने विवेक से इस बात का निर्णय लेते हैं, तो फिर यदि लगता है कि नहीं चल रहा है तो फिर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है प्रतिवेदन भेजते हैं। तो ये स्वविवेक है, उनके विवेक का अधीन है, विवेक के अधीन है। दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित करने के बाद राज्यपाल, आप लोग ऊपर देखे होंगे, राज्यपाल क्या करते हैं, अनुच्छेद 200 के तहत कोई ऐसा विधेयक आता है जो लगता है कि ये राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना चाहिए, तो वो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। तो ये ऐसा भी यदि विधेयक है उनको लगता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना है, तो वो भी इनके विवेक के अधीन है। 200 में ऐसा चर्चा किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य के जो मानव अधिकार आयोग है उसके सदस्य को हटाने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्य के मानव अधिकार आयोग के सदस्य को हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है कि राज्यपाल नहीं लगाना है, क्योंकि राज्य का मानव अधिकार से संबंधित मामला है तो ये केंद्र से ही कंट्रोल होता है। तो मानव अधिकार आयोग के सदस्य को हटाने के लिए अधिकृत है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन व समापन का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? यानी कोई राज्य है उसमें विधान परिषद के गठन व समापन का प्रावधान संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पे संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति देता है? तो अध्यादेश राज्यपाल 213 के तहत जारी करते हैं। किसी मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो क्या नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। यदि कोई मुख्यमंत्री है, जैसे बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, तो इनका कर्तव्य ये नहीं है कि अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करेंगे राज्यपाल को। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। वैसे भी अपने दल की नीति के बारे में क्यों सूचित करेंगे? तो ये उनका कर्तव्य नहीं है राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग किसके अनुमोदन से हो सकता है? जो राज्य के मंत्री हैं उनके ऊपर अभियोग किसके अनुमोदन से हो सकता है? अभियोग होंगे राज्यपाल के अनुमोदन से अभियोग होंगे राज्य के मंत्रियों पर। नेक्स्ट है, क्या संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं? क्या संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है? बिल्कुल होती है। राज्य वित्त आयोग का तो उनको करना ही पड़ेगा। तो राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। हाँ, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार जो स्थानीय निकाय को वार्षिक धनराशि देते हैं इसका निर्धारण करते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य की विधानसभा में एक सीट जो है धर्म के आधार पर आरक्षित है? सिक्किम में। सिक्किम में ध्यान रखिएगा, सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जो 3 तरह से सीमा बनाता है। एक तरफ यदि आप पश्चिम में देखेंगे तो नेपाल है, और इधर पूरब में क्या है? भूटान, और उत्तर में क्या है? चीन है। तो इधर भूटान, चीन, भूटान और चीन, यानी ऊपर में चीन या तिब्बत कह सकते हैं। तो ये सिक्किम है, और सिक्किम में क्या है? एक सीट जो है धर्म के आधार पर आरक्षित है। इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 119 है, और इसके लिए मैंने बताया था तेलंगाना में जो है 17 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा के 7 है। 17 गुना 7 यदि आप करेंगे तो 119 आ जाएगा। किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का जो पद है इसको समाप्त करने के लिए अनुशंसा किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किस देश की अनुकृति पर नियुक्त किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो किस देश की अनुकृति पर, यानी किस देश को अनुसरण करके नियुक्त करता है? तो कनाडा से। तो संघीय व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। तो ये कनाडा ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य में ध्यान दीजिए क्या क्या है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किया जाता है? तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग विधानसभा में विधायक को निर्वाचित करके भेजते हैं, लोकसभा में सांसद को भेजते हैं निर्वाचित करके, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नियुक्ति, क्योंकि सभी लोग सोच सकते हैं कि निर्वाचन होता है। निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। निर्वाचन तो विधायक का होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पात्रता की शर्तें उल्लिखित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की जो पात्रता है, योग्यता है, इसके बारे में
पात्रता के बारे में पात्रता की शर्तें का उल्लेख किया गया है, तो ये 158 में किया गया है। यानी योग्य होने के लिए क्या शर्त है, योग्यता नहीं है, योग्य होने के लिए, योग्यता के लिए क्या कंडीशन है, इसका चर्चा किया गया 158 में। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा नियुक्त कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त कौन राज्यपाल द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि राज्य में राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं और राज्यपाल ही हटाते हैं। तो राज्य वित्त आयोग के सदस्य को राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं, राज्यपाल ही हटाते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त और हटाना राज्यपाल का ही कार्य है। राज्य का जो महाधिवक्ता है उनको राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं और राज्यपाल ही हटाते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है। मुख्यमंत्रियों समेत 15% होना चाहिए, अधिकतम 15%। यानी यदि मान लीजिए आप 100 सीट है टोटल, तो उसमें से इसका 15% टोटल 15 ही होना चाहिए। यानी 15% अधिकतम जो है मंत्री हो सकते हैं, और संख्या में यदि रहेगा तो कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए। ये 12 भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया था संविधान में। अगला है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा। इसको ध्यान रखिए कि आपातकाल का समय है, और उस समय विधानसभा की अवधि को कौन बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ा सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि आपातकाल के समय राज्यपाल बढ़ा सकते हैं या विधानसभा का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि आपातकाल जैसे आ गया तो उसका कंट्रोल कहाँ से होता है, केंद्र से होता है। तो केंद्र के जो है संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसी में प्रावधान किया गया था एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते किस प्रकार निर्धारित होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करेगा। यहाँ प्रश्न को समझ लीजिए, यदि कोई एक व्यक्ति है, 2 राज्य के राज्यपाल है, तो उनको वेतन जो मिलेगा क्या दोनों राज्य से बराबर वेतन मिलेगा। यानी मान लीजिए राज्यपाल को वेतन है, मान लीजिए अब 3.5 लाख, मान लीजिए 3.5 लाख हैं। यदि 2 राज्य के राज्यपाल बन गए तो क्या 3.5 लाख उनको बिहार से भी मिलेगा, 3.5 लाख यूपी से भी मिलेगा? ऐसा नहीं होगा, दोनों राज्य से मिलेगा, दोनों राज्य से मिला करके 3.5 लाख मिलेगा। और इसको जो है निश्चित कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, कौन राज्य कितना देंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेंगे कि कौन कितना देंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक सूचना आप लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट तो और 2-3 हैं, तो हम क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि रेस्ट के दिन से आपको रेस्ट के दिन 2-2 वीडियो जो है डालेंगे साइंस का। साइंस को साथ में लेकर के चलेंगे, और सप्ताह में जो है 2 दिन आपको ज्योग्राफी लेके चलेंगे, और ये आपको फिर 5 दिन यानी 4 दिन जो है ये पॉलिटी को लेकर चलेंगे। पॉलिटी लगभग में 50% कंप्लीट हो चुका है, 50% कंप्लीट हो गया है। और अभी तक आप लोग देखे होंगे किस तरह से पॉलिटी कंप्लीट हुआ। एक भी प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उम्मीद है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बुक जो है बेहतरीन है। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे वाले वीडियो को भी आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए। सभी लोगों को धन्यवाद।